नमस्कार। एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी के न्यू सिलेबस को लेकर के हम जुड़ चुके हैं। तो न्यू सिलेबस पर आधारित सारे टॉपिक बाय टॉपिक आपको प्रश्न करवाए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए आपको यहां पर बाजारू किताब एकदम नहीं लेना है। बहुत लोगों ने यहां पर बिजनेस बना करके किताब अपने ज़िले बाय ज़िले जा करके बेच दी है। वो किताब की कोई ज़रूरत नहीं थी आपको लेने की, लेकिन 1400, 1500, 2-2 हज़ार का यहाँ पर बेचा गया है। तो आप सभी उसके पीछे कभी भी दीवाना नहीं हुए। आप यहाँ पर हैंड रिटेन नोट्स पढ़ें। JCERT की जो जैक की किताब है उसको उठाइए और पढ़िए, जो कि सस्ते दामों पर आपको मिलती है। तो हम यहाँ पर आपके लिए, अगर जैक की किताब आप नहीं ले पाते हैं तो हम आपके लिए उसी को लेकर के यहाँ पर उपस्थित होते हैं, जो कि हैंड रिटेन नोट्स होता है। व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ करके आपकी सारी चीज़ें ऑनलाइन आपके एग्ज़ाम तक पढ़ाई जा रही है। देखिए अभी यहाँ पर सिलेबस को तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन विद्यार्थियों के अनुरोध को देखते हुए, देखिए विद्यार्थियों के अनुरोध को देखते हुए हमारा फ़ी जो है यहाँ 500 रुपये है। 1 से 5 में जुड़िए या 6 से 8 में जुड़िए। बहुत ही सस्ते रेट पर आपको 1 से 5 में आपको क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी चीज़ों का क्लास दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही आपके लिए सस्ता पड़ता है। लेकिन इसकी कीमत 800 बढ़ाई गई थी, लेकिन इसको फिर से विद्यार्थियों के अनुरोध को देखते हुए यहाँ पर मात्र 200 विद्यार्थियों के लिए, हमारी टीम ने 200 विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर से 500 रुपये ही प्राइस रखने का विचार बनाया है। इसलिए आप सभी अभी के अभी अवश्य जुड़ जाइएगा, नहीं तो जब यह सीट भर जाएगी तो आपको यहाँ पर यह आपको मिलेगा 800 रुपये में। इसलिए अभी जैसे ही आपको वीडियो मिलता है यहाँ पर न्यू सिलेबस पर पढ़ने के लिए, इंटर तक का सिलेबस पढ़ने के लिए आप सभी हमारे साथ अवश्य जुड़ जाइएगा। आपके लिए यहाँ पर 1 to 5 यानी 1 से 5 की यदि आप शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम आपके लिए यहाँ पर कंप्लीट प्रैक्टिस सेट को लेकर के आए हुए हैं, यानी सभी विषय इसमें शामिल कर दिए हैं आपको लेकर के। ठीक है, तो आप सभी प्रैक्टिस सेट जो यहाँ पर चल रहे हैं, समझिए जो क्रैश कोर्स के जैसा आपका जो चल रहा है, आप सभी इस कोर्स में अवश्य जुड़िए। जो कम समय में अच्छा तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप सभी जरूर जुड़िएगा। इसमें हम आपको ऐसे ऐसे ट्रिक से भी सारे प्रश्नों का कॉन्फिडेंस क्लियर कर देंगे जो अब तक आपको समझ में नहीं आया था, या अब तक आप केवल रटते थे, लेकिन आज के बाद आप रटिएगा नहीं, किसी को समझाइएगा और जरूर आंसर एकदम कॉन्फिडेंस के साथ दे करके आइएगा। तो इसी तरह की क्लासेज करनी हो, इसी तरह का सारा नोट्स और PDF चाहिए, इसी तरह आपको 101% सफलता चाहिए, तो आप अभी के अभी हमारे चैनल के साथ जुड़िए। आपको सारा कुछ मटेरियल यहाँ बना दिया गया। अब आपका कोई भी समस्या नहीं है, सब कुछ बना बनाया हुआ आपको मिल जाएगा। आप बस यहाँ से जुड़िए और बाकी व्हाट्सएप से अभी क्लासेज भी चलती रहेगी 1 महीना तक। समझिए आपको 4 चांद लगते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए सारे चीज़ को इसमें हम देखेंगे। हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, CDP भी है, GS भी है, सब कुछ है, मैथ भी है ना। तो आप एकदम अंत तक जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है आपको GS के अंतर्गत यह सेशन काम कर रहा है आपका। अकबर के बचपन का नाम क्या था? अकबर के बचपन का नाम क्या था? एकदम समझिए, ये प्रश्न GS में जो है UP टेट में भी पूछा है, MP टेट में भी पूछा है और CG टेट में भी पूछा है। देखिए 3 जगह पूछा। हम आपको इसका सारा चीज़ बता दे रहे हैं जो इसमें से आता है। ठीक है, देखिए अकबर के बचपन का नाम क्या था, याद तो नहीं होगा, लेकिन अब याद आपको हो जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, एक चीज़ याद रखिएगा, सबको यहाँ पर शाली से लगाव होता है कि ना? बोलिएगा, हाथ खड़ा कीजिएगा, हाँ हाँ कमेंट कीजिएगा, जरूर सुतिएगा ना। तो सबके होता है लगाव, होता है ना। तो देखिए साली को खुश रखना सबके काम है। तो इसी पर एक ट्रिक है। देखिए हमको एक आदमी ने बोला था, क्या बोला था बता देते हैं आपको। बोला कि अब खुश है साली जहाँ। कब? अरे भैया कब? तो अब खुश साली जहाँ, अब खुश है साली जहाँ। कब? जब मिल गया कपड़ा तब। कब? जब मिल गया आपका प्यार तब। ठीक है, तो अब खुश है साली जहाँ। यह पर देखिए ये कोनो आपको कहावत ना कह रहे हैं, यहाँ एक प्रश्न बन रहा है। एक प्रश्न ना 3-3 प्रश्न बन जाएगा, एकदम समझ जाइएगा। 3-3 प्रश्न, और कभी भूल भी ना कीजिएगा। समझ गए? देख लिए होंगे तो बढ़िया, ना देखे हैं तो देख लीजिए बढ़िया से। क्या कह रहे हैं? अब खुश है साली जहाँ, अब खुश है साली जहाँ। अब कमेंट कीजिएगा आप लोग, क्या आपकी भी साली जहाँ आप खुश है कि ना? तो बताइएगा हमको। ठीक है, अब खुश है साली जहाँ। तो देखिए अ का मतलब है अकबर, अ का मतलब है अकबर,
और ब का मतलब है देखिए बदरुद्दीन। अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन था। याद हो रहा है क्या? याद हो रहा है तो कमेंट करते चलिए एकदम, हाँ सर लिखते चलिएगा। अकबर के बचपन का नाम था बदरुद्दीन। अब से देखिए कोनो नाखुश मत होइएगा हमारे बात के, ठीक है। इसको हम ट्रिक से आपको पढ़ा दे रहे हैं कि आप देखते देखते एकदम कहीं नो आंसर कहीं सही मारिएगा। और आज जो आप पढ़े ना, कोनो दोस्तों से जाके पूछिएगा, वो बताता है कि ना बताता, आए 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 करे लगेगा, क्या होगा करे लगेगा, लेकिन अब आप उसको बताइएगा ना तब वो दौड़ल दौड़ल आएगा। ऐसा देखिए 1000 प्रश्न हम आपको याद करवाएंगे, 1000 प्रश्न बता दे रहे हैं। SST का, GS का, सब के ऐसा प्रश्न हम बता देंगे। सब कुछ डेली डेली ला रहे हैं। सबको कहिए कि जुड़ जाओ भाई, जल्दी जल्दी जुड़िए अभियान चला के। आज भी कुछ जुड़े हैं, पूरे 1000 का सीरीज पार होगा ना तो आप लोग को देखिए हम लड्डू बांटने वाले हैं। सबको यही यूट्यूब से लड्डू बांटेंगे, तो जल्दी जल्दी कीजिएगा ना। तो अब खुश है साली जहाँ से, समझ गए ना। अब खुश, खुश है कौन? साली जहाँ, ठीक है, साली जहाँ। अ से अकबर, अ से के हुआ बताइए? अ से अकबर, अ से अकबर। और अकबर के बचपन का नाम क्या हुआ? बदरुद्दीन। अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन। देखिए अब खुश भी यहाँ पर कुछ मायने रख रहा होगा, ऐसी ना होगा। खुश से देखिए याद रखिएगा खुर्रम, खुश से खुर्रम। और स से शाहजहाँ, स से शाहजहाँ, यानी शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्रम था। यहो बहुत बार प्रश्न पूछा है कि शाहजहाँ के बचपन का नाम क्या था, तो क्या बताइएगा? बोलिए। शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्रम था, ठीक है। चलिए अगला जब यहाँ पर है, अब देखिए है का कोई अर्थ नहीं है, जहाँ पूर्ण शब्द निकलता है उसका कोई अर्थ नहीं। अब साली जहाँ से देखिए क्या अर्थ निकल रहा है? साली जहाँ से, साली जहाँ से भी कुछ अर्थ निकलेगा, निकलेगा कि ना निकलेगा? निकलेगा ना। तो देखिए यहाँ साली जहाँ ना, तो साली जहाँ से क्या चीज़ है? साली का, साली से अर्थ होगा देखिए सलीम। साली से क्या होगा? सलीम। और जहाँ से क्या होगा? जहांगीर। यानी जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम था। क्लियर हो गया? चलिए नीचे आपको हम यहाँ बना भी दिए हैं, उसमें अगर देखने में प्रॉब्लम हो रहा तो आप आइए यहाँ देख लीजिए ट्रिक, ठीक है। अब खुश है साली जहाँ। अ से देखिए अकबर, ब से देखिए बदरुद्दीन, और इधर से आए अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन था। क्लियर हो गया? खुश से देखिए, खुश से यहाँ पर तीर आया है खुर्रम, और ये स से ऊपर लगे हैं शाहजहाँ, ठीक है। यानी शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्रम था। अब देखिए साली जहाँ, साली का मतलब है देखिए सलीम, और जहाँ का मतलब है देखिए जहांगीर। यानी जहांगीर के बचपन का नाम कौन चीज था? बता दीजिए ना। सलीम। याद हो गया ना? कै प्रश्न? 3 प्रश्न। और 3 के उल्टा कीजिएगा तो 6 प्रश्न, और 6 के उल्टा कीजिएगा तो 12 प्रश्न, और 12 कीजिए 24 प्रश्न बनेगा। दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा देखिए जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? बता दीजिए ना जहांगीर के बचपन का नाम। तो अब खुश है साली जहाँ, जहांगीर जहाँ से बना है तो साली जहाँ। तो जहाँ का मतलब जहांगीर, जहाँ का मतलब जहांगीर, और साली का मतलब है सलीम। साली का मतलब है सलीम। यानी जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम था। क्लियर हो गया है? क्लियर है आप लोगों को? है तो एक लाइक बटन दबा दीजिए, और एक अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिए। 1000 प्रश्न हम ऐसा याद करवाएंगे, आपको बता दे रहे हैं। आप लोग कहिए कि हाँ सर याद करवा दीजिए, तो हाँ हो गए आज उसे, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। फिलीपींस की राजधानी का नाम बतावें। पहला प्रश्न है फिलीपींस की राजधानी का नाम बतावें, और फिलीपींस की मुद्रा का नाम क्या है? याद है, ठीक है। ये पूछा जाता है, प्रश्न आया हुआ है। देखिए इसको भी एक चीज़ याद रख लीजिएगा, एक चीज़ याद रखिएला। का याद रखे के बाद देखो, फल मनी ला पीस। अरे भैया फल केकरा ला पीसब? मनिए ला न पीसब जी, केकरा ला? फल मनी ला पीस, फल मनी ला पीस। जो फल पीसता है लोग, फल कौन? सूप निकालता है ना, जूस निकालता है ना जी फल का, वो काहे ला? मनी ला, पैसे ला न करता है। तो वही चीज़ याद रखेगा, फल जो पीसना है वो किसके लिए? मनी ला पीस, ठीक है। फल मनी ला पीस। कहावत न कर रहे हैं, दिमाग में गांठ बांध लीजिए। प्रश्न बन गया और आंसर बन गया एकदम। फल मनी ला पीस, फल केकरा ला पीस? मनी ला पीस, ठीक है। तो यहाँ देखिए फल के मतलब है, समझ रहे हैं, फिलीपींस। फल के मतलब है फिलीपींस, और मनीला ना, तो फिलीपींस की राजधानी मनीला है, याद रख लीजिए। देखिए फिलीपींस की राजधानी मनीला, ठीक है। और फिर पीस, और ये फिलीपींस की मुद्रा का नाम है पीसो। फिलीपींस की मुद्रा का नाम पीसो। याद हो गया कि ना हो गया? हो गया ना। तो केकरा ला फल पीस भैया? तो फल मनीला पीस। फल केकरा ला पीस? फल मनीला
पीसो, फल मनीला पीसो, ठीक है। तो देखिए फल का मतलब हो गया फिलीपींस, और फिलीपींस की राजधानी हो गई मनीला, ठीक है। अब फल का मतलब हो गया फिलीपींस, अब फिलीपींस की मुद्रा का नाम हो गया पीसो। क्लियर हो गया ना। तो यही दो प्रश्न आपका आया था कि ना आया था। देखिए फिलीपींस की राजधानी के नाम बताओ, तो क्या हो गया, बोले मनीला हो गया। फिलीपींस की मुद्रा का नाम बताइए, तो क्या हो गया, पीसो। कॉमन ट्रिकवा पर बना, बताइएगा आप सभी। फल मनी ला पीस एकरे पर बना है कि ना बना है। तो हम देखिए आपके ही एरिया के हैं, बाहर के कौन ना है, ठीक है। हम भी झारखंड के हैं और वो पलामू जिला के हैं, समझिएगा। अब यहाँ से देखिए सब आपको हम एकदम कैसे कंप्लीट करवाएंगे 1000 प्रश्न। आप देखते रहिएगा, ये 1000 में से 20 को भिड़ जाएगा जी, 20 को भिड़ जाएगा। जल्दी जुड़िएगा तबे भिड़ेगा ना, जल्दी जल्दी जुड़िए। चलिए अगला देखिएगा, आइए अगला प्रश्न। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है, पूछा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत। देखिए ये जो प्रश्न है ना, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है वायुमंडल में, ऑक्सीजन कितना है वायुमंडल में, और नाइट्रोजन कितना है वायुमंडल में, दिमाग खराब कर दिया है भाई, आप लोग को बताते हैं, दिमाग खराब कर दिया। जौने जाइएगा ना यह सब प्रश्न देखेला मिलेगा, और जौने निकल के आएगा ना तौने से पूछे कि अरे भैया बड़ा मिस्टेक हो गलो हो, बड़ा मिस्टेक हो गलो, गलती हो गलो, ऐसे कहता है सब। लेकिन ऐसे गलती मत कीजिएगा ना, तो आपका भविष्य सुरक्षित ना रहेगा। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है याद रखिएगा, आपको अभी हम बता दे रहे हैं। देखिए एक चार्ट बनाइए, ऐसे एक ग्राफ बनाइए, किताब में देवल है, JCRT किताब में जाइएगा ना जैक में पूरा चार्ट बनावल है, ठीक है। अब देखिए जब चार्ट बना ना तो यहाँ याद रखिएगा, यहाँ देखिए ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे, ठीक है। मतलब ये ऐसे करने का मतलब कि ये जो भाग है ना सबसे बड़ा, देखिए ये है नाइट्रोजन सबसे अधिक। अभी तो देखिए एक कभी कभी कोई देता है किताब में 78, कोई किताब में आ गया है 79, कोई किताब में आ गया है और 80 आ गया है, 80, ठीक है। लेकिन अभी तक जो सबसे ऑथेंटिक है वो 78% है। तो नाइट्रोजन कितना है, 78% है। अब देखिए इसमें जो बचा ना सेकेंड स्थान, जो ये बड़का आप देख रहे हैं, बड़का, ये बड़का जो आप देखिएगा अब इतना इतना, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है ऑक्सीजन, ये क्या चीज़ है, ऑक्सीजन। और ये कितना परसेंट है, 21% है। कितना है, 21%। तो 78, अब देखिए 78 और 21 बताइए कितना हो जाएगा। तो 99% ये दोनों मिला के हो गया, 99% यह दोनों मिला के हो गया, बताइए। अब बचा 1%, 100% होता है ना कि 101% होता है। हम तो कभी कभी कहें कि 101% सफलता देला, तो आप लोग 101 मत मानिएगा। तो अब देखिए 100% में 99% कहाँ हो गया, यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिला के हो गया ना। अब 1% जो गैस मिला उसमें जलवाष्प, धूलकण, आर्गन, कीटोन सब चीज़ रहता है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ का बहुत ज़्यादा बार जिक्र है, किसका पता है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कौन में रहता है, 1% में रहता है। कौन में रहता है, 1% में कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो उसका कितना प्रतिशत जानते हैं, 0.03%। याद रखिएगा, बार बार प्रश्न आपको रिपीट कर रहा है, बार बार, ठीक है, याद रख लीजिएगा। सब कुछ ऐसा डिप्ली आपको दे देंगे ना कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल कहीं ना बुझेबे ना करेगा भारी, समझ गए, भारी बुझाना ही नहीं है, एकदम कन्फर्म रहिएगा आप लोग। तो आप लोग को खाली काम है जुड़ना। सब नोट्स ऐसे JCRT जैक के किताब के हम 6 to 10 तक बना दिए हैं, और सब कुछ अब वीडियो लगभग पब्लिश्ड हो जाएगा। खाली मैथ का बचा हुआ है, इंग्लिश का, तो उसको भी हम करवाना शुरू कर दिए हैं। बाकी आप लोग के क्या चलेगा पता है ना, प्रैक्टिस, ऐसी प्रैक्टिस करवा देंगे सब एक बार क्रैश कोर्स के जैसा, खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सब कोई जुड़िए, 8:30 बजे, है ना। देखिए अगला, गतिशील वायु को क्या कहते हैं, पूछ रहा है कि जो गतिशील वायु है उसको क्या कहते हैं, धूल, पवन, गैस या कोई नहीं, ठीक है। तो गतिशील वायु जो होती है उसको हम लोग देखिए कहते हैं पवन। बहुत बारी प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, हो सके कि आपके एग्जाम में भी आ जाए, तो आप सभी देख करके ही जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, वायु के संघटक तत्व कौन कौन है, यानी वायु जो है किन किन गैसों का मिश्रण है। देखिए प्रश्न बड्डी घुमाता है, बड्डी अगर रटिएगा ना तो पागल हो जाइएगा, प्रश्न भिड़बे ना करेगा, इसलिए रटिए ना, समझिए। वायु के संघटक, संघटक मतलब मिश्रण, संघटक मतलब मिश्रण, संघटक मतलब कि कौन कौन उसमें घटक मिला हुआ है वायु में। तो वायु वाला वायुमंडल होता है, तो वायुमंडल में सब चीज़ मिलल है, ठीक है। तो वायुमंडल में यहाँ पर गैस के सेंस में देखिएगा तो उसका संघटक तत्व कौन है वायुमंडल में, ऑक्सीजन भी है, और यहाँ पर नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और अन्य गैस है, ठीक है। तो वायु का मिश्रण कौन कौन है, ऑक्सीजन का भी है, नाइट्रोजन का भी है, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी है। राइट आंसर यानी इसका क्या होगा, सभी होगा, राइट आंसर इसका डी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है,
वायुमंडल में दूसरे स्थान पर कौन सी गैस का नाम बताइए। वायुमंडल में दूसरे स्थान पर कौन सी गैस है, अभी आपको बताया था ना, जो डायग्राम में बताए थे, याद आपको आ रहा है, इस तरह का था। ये 78%, ये क्या चीज़ था, नाइट्रोजन, और इसमें देखिएगा तो ये 21% जो है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, तो वायुमंडल में दूसरे स्थान पर कौन सी गैस का प्रतिशत है, तो दूसरा स्थान 21% ऑक्सीजन का है। किसका है, ऑक्सीजन का है। राइट आंसर इसका क्या होगा, O2 होगा। ठीक है, ऑक्सीजन का है, ऑप्शन यही होगा। चलिए अगला देखिएगा। अब हिंदी सेक्शन के अंतर्गत आ गए हम। ठीक है, हिंदी सेक्शन। राम ने श्याम को मारा, राम ने श्याम को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है बताइएगा। ठीक है, देखिए राम ने श्याम को मारा है भाई, राम ने श्याम को पीट दिया, धक्का मुक्की देकर पीट दिया। चलिए ठीक है, राम ने श्याम को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ कारक विभक्ति चिन्ह कौन है, ने है, विभक्ति चिन्ह ने है। ठीक है, तो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह ने है। अभी कौन सा कारक में होता है बताइए, तो आपको याद रखना है कर्ता ने, यानी कर्ता कारक का चिन्ह है ने। क्लियर हो गया ना, तो राम ने श्याम को मारा, यहाँ पर ने है, इसमें कौन सा कारक है आपको बताना है। ठीक है, तो कारक इसमें बताना है, तो कारक कौन हो गया, तो कारक आपका होगा कर्ता ने, यानी कर्ता कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है आपका, उर्दू भाषा की लिपि है बताइए। उर्दू भाषा की लिपि क्या है, आप लोग सभी को जानते हैं, सभी को पढ़ा दिया गया। तो उर्दू भाषा, ठीक है, तो हिंदी की लिपि देवनागरी, मराठी की लिपि देवनागरी, और रोमन, अंग्रेजी की और इंग्लैंड की लिपि रोमन, और फारसी तो उर्दू भाषा की। उर्दू भाषा की लिपि क्या चीज़ होती है, फारसी होती है। याद रखिएगा, उर्दू की लिपि फारसी है, तो उर्दू भाषा की लिपि कौन से आपसे पूछा गया है, तो राइट आंसर इसका सी होगा, फारसी हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है, बार बार प्रश्न घुमड़िया रहा है, खाली घुमड़िया रहा है, हो सके आ जाए। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इति और जोड़ होगा आदि, इति जोड़ आदि। ठीक है, तो ये राइट आंसर कौन होगा, डी होगा। अगला देखिएगा, किस अवस्था में बच्चा का चारित्रिक विकास नहीं होता है। कौन सा बच्चा का ऐसा अवस्था है जिसमें चरित्र से कोई उसको मतलब होता ही नहीं है, वो अबोध होता है। ठीक है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या कोई नहीं। ठीक है, तो किस अवस्था में बच्चा का चारित्रिक विकास नहीं होता है, चरित्र के बारे में वो नहीं जानता है, कौन सा अवस्था है, तो देखिए यहाँ पर जो है शैशवावस्था किसको कहते हैं, तो आप मान लीजिए 0 से 6 वर्ष। बाल्यावस्था किसको मानते हैं, तो मानना है 6 से 12 वर्ष। किशोरावस्था किसको कहते हैं, 12 से 18 वर्ष। और वृद्धावस्था किसे कहते हैं, 18 वर्ष से ऊपर। ठीक है, तो किस अवस्था में बच्चा का चारित्रिक विकास नहीं हो पाता है, बच्चा नहीं अबोध होता है, देखिए वो अवस्था जो है आपका शैशवावस्था है। शैशवावस्था में बच्चा क्या होता है, एकदम अबोध होता है, उसमें कोई चरित्र का मतलब नहीं होता है, कौन क्या कर रहा है और नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी 12 साल तक का बच्चा का कोई ये सब ज्ञान नहीं हो पाता है, वो चरित्र को बचा ही रखता है, उसका चरित्र से कोई संबंध होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। बाल्यावस्था का सही उम्र सीमा क्या है, बाल्यावस्था का सही उम्र सीमा क्या है, 0 से 2 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर। बाल्यावस्था का सही उम्र क्या है। ठीक है, देखिए आपको इसको 6 का पहाड़ा याद रखिएगा, 6 के पहाड़ा याद रखिएगा आप लोग। तो पहला होता है शैशवावस्था, फिर होता है बाल्यावस्था, फिर होता है किशोरावस्था, और फिर होता है वृद्धावस्था। तो हम दिमाग में रख लीजिएगा। अब देखिए 6 के पहाड़ा पढ़िए, तो यहाँ शैशवावस्था 6, बाल्यावस्था 12, ठीक है, शैशवावस्था, बाल्या, किशोरावस्था 18 और 18 से ऊपर 24। याद हो गया ना, तो सबसे शुरू वाला शैशवावस्था है, फिर बाल्यावस्था है, फिर किशोरावस्था है, फिर कोई नहीं है। क्लियर हो गया होगा, आप सभी को क्लियर हो पाया। तो यहाँ पर पूछा बाल्यावस्था, क्या पूछा है आपसे, बाल्यावस्था। तो 0 से 2 किसका हो गया बताइए, 0 से 2 किसी का नहीं है। 6 से 12 किसका हो गया, बाल्यावस्था हो गया। 12 से ऊपर, 12 से 18 किशोरावस्था हो गया। ठीक है, अब 18 वर्ष से ऊपर वृद्धावस्था में हम लोग लेते हैं, ये यहाँ पर विकास से संबंधित नियम है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। एक बच्चा लक्ष्य को जूल पढ़ रहा है, लक्ष्य को जूल पढ़ रहा है। ठीक है, लक्ष्य को जूल पढ़ रहा है, यानी लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा है। पढ़ने के लिए यही लिखा हुआ है कि ये लक्ष्य पढ़ रहा है, इसको लुक्स पढ़ रहा है। तो बच्चा लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा है, तो यह किस विकार से ग्रसित है, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए ग्राफिया, अफेजिया, डिस्पजिया जो होता है ये भाषा संबंधी घटनाएं होती है। ठीक है, अब देखिए डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया मतलब, कैलकुलिया का मतलब कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन का मतलब गणितीय संबंधी विकार। तो यहाँ पर एक लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा है,
तो वो क्या, वो डिस्कैल्कुलिया नहीं है, वो क्या है, लक्स को लुक्स पढ़ रहा तो डिसलेक्सिया है। क्या है, डिसलेक्सिया है। तो बच्चा जो है डिसलेक्सिया से ग्रसित है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। एक बच्चा की बुद्धि लब्धि 80 के मध्य है, यानी 80 है, 69-80 के बीच है। तो एक बच्चा की बुद्धि लब्धि 80 के मध्य है, वह बच्चा किस प्रकार का बताइए? प्रतिभाशाली, प्रखर बुद्धि, जड़ बुद्धि या कोई नहीं। ठीक है, तो एक बच्चा की बुद्धि लब्धि जो है वो क्या है, 80 के मध्य है, तो वो बच्चा जड़ बुद्धि का होगा। प्रतिभाशाली बालक का क्या होता है, 140 से अधिक। ठीक है, प्रखर बुद्धि का क्या होता है, 120 से 140। ठीक है, तो ये जड़ बुद्धि का कितना होता है, तो 78 से स्टार्ट होता है और आगे तक जाता है। ठीक है, तो हम लोग उसी में लेके चलते हैं कि सब ठीक ठाक निकल जाए। ठीक है, चलिए तो ये जड़ बुद्धि का बच्चा है। अब आइए मैथ सेक्शन को देखते हैं। छायांकित भिन्न का मान बताइए, छायांकित भिन्न का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये कैसा प्रश्न है, तो देखिए ये आपको फिगर दिया गया है, इस फिगर के आधार पर जिसमें छाया किया गया है उसका भिन्न का मान बताइए। तो 1 2 3, कितना छाया किया हुआ है, 3। तो देखिए छायांकित भिन्न का मान जब भी निकालने बोले तो छायांकित भिन्न की संख्या कर लीजिए। क्या कर लीजिए, छायांकित भिन्न की संख्या। तो छायांकित क्या 1 2 3 को 3, और बट्टा टोटल पार्ट ले लीजिए जो है, तो 1 2 3 4 5 और 1 6 गो है। तो यहाँ पर 3/6 हो गया। इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आया बताइए, 1/2 आया ना। 1/2 ऑप्शन था कि नहीं, ए ऑप्शन था ना, तो ए इसका सही हो गया, ए आपको सही हो गया। आप सभी भी जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा है, इसी तरह से जवाब देते चलिए, जुड़ते रहिए और तैयारी में 4 चांद लगाते रहिए। आप लोग के सभी के, आप लोग के माता पिता का हौसला बुलंद हो और एक दिन एक सरकारी सीट पक्के कर दीजिए। सिर्फ हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो आपको छायांकित भिन्न का मान पता चल गया ना। क्या हुआ देखिए, आप इसमें 3 गो जो है छाया क्या हो, तो पहले छायांकित भाग की संख्या बट्टे कुल भाग, क्या वो कुल ड्रॉप है, 1 2 3 4 5 6, 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी इसका राइट आंसर 1/2 होगा। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं लेकिन ये सुटेबल नहीं होता, इसको काट देते हैं। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है, 6 घंटा एक दिन का कौन सा भिन्न है बताइए। 6 घंटा जो है उसका एक दिन का कौन सा भिन्न यहाँ पर होगा, कैसे बनाएंगे हम लोग। ठीक है, देखिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जब 2 अनुपात दिया हुआ रहे तो दोनों को सेम चीज़ होना चाहिए, जैसे ये घंटा ये दिन, तो घंटा वाले को दिन में हम नहीं बदलेंगे, जो बड़ा दिन बड़ा होता है तो उसको घंटा बदलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए 6 घंटा कितना है, 6 घंटा एक दिन का कौन सा भिन्न है, 6 घंटा एक दिन का। तो सबसे पहले हम ऊपर ले लिए 6 घंटा और एक दिन का, तो एक दिन में कितना घंटा है बताइए, 24 घंटा होता है ना, एक दिन में 24 घंटा ले लिए ना। अब घंटा घंटा कटा कितना, 6 एकम 6, और यहाँ पर देखिए 6 और 24 था। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से लेंगे तो 2 तिया 6, और यहाँ पर 2 से लेंगे तो 12। ठीक है, और 3 चौके कितना हो गया, ये 12 हो गया, यानी कितना बच गया आपके पास। तो देखिए यहाँ पर आपका है 6/24, 1/4, 6/24, 6 एकम 6, 6 चौके 24, 1/4। तो 6 घंटा एक दिन का कौन सा भिन्न है, 1/4 है। क्लियर हो गया होगा ना। प्रश्न देखिए ऐसा भी पूछेगा, आपको लग रहा नहीं आएगा ना, ऐसा ही पूछ के आपको रुला देगा, इसलिए सब तरह से तैयार होके जाइए कि हम बाजी मार के आ जाएं, क्योंकि फिर एग्जाम जल्दी होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। 50 का 10% प्लस 60 का 70%, 50 का 10% प्लस 60 का 70% का मान कितना होगा बताना है आपको, 48 49 47 या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए 50 का 10%, तो 50 गुने 10/100 हो गया ना, और प्लस 60 गुने 70/100 आ गया। कोई दिक्कत है आपको, नहीं है, 0 0 0 0 कट गया, तो 6 सत्ते कितना हो गया बताइए, 42, और यहाँ पर कितना हो गया आप देख लीजिए, 6 सत्ते 42 हो गया, और यहाँ पर आपका 50 का 10% यानी 5 हुआ, 5, तो 42 और 5 हो गया कितना, 47, कितना हो गया 47। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। वो किस में है आपका, सी में है, यही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। ए ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड, ए ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड, शब्दों के समूह को क्या कहा जाता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड, शब्दों के समूह को क्या कहा जाता है, लेटर, सेंटेंस, अल्फ़ाबेट या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक पूरी सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस आ गया, बहुत बढ़िया बात है। चलिए अगला देखिएगा। आर यू कमिंग फ्रॉम पटना, राइट द नेम ऑफ सेंटेंस। आर यू कमिंग फ्रॉम पटना,
राइट द नेम ऑफ सेंटेंस, यह किस प्रकार का सेंटेंस है आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहला चीज़ देख लीजिए, यदि वाक्य के प्रारंभ में क्वेश्चन वर्ड्स या यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रहे, क्वेश्चन वर्ड्स रहे या हेल्पिंग वर्ब रहे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब रहे तो आपको उसको क्या करना है, आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है तो वो समझिए आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए आर यू कमिंग फ्रॉम पटना, और एक देखिए यहाँ हंसुआ छाप भी लगा हुआ, ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं हंसुआ छाप और इसी को कहते हैं हम लोग प्रश्नवाचक। ठीक है, तो आर यू कमिंग फ्रॉम पटना, क्या अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ये किस प्रकार का सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अगला है यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगला है राम कम्स फ्रॉम पटना, राइट द नेम ऑफ टेंस, राइट द नेम ऑफ टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या कोई नहीं। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का क्या होता है आपको पता है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 और प्लस क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, यही होता है ना। तो देखिए यहाँ पर राम कम्स फ्रॉम पटना, तो ये किस में होता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होता है। किस में होता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होता है, इसलिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपको हम सारा चीज़ का अब आपको डेली प्रैक्टिस करवाएंगे, आप सभी यहाँ पर जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो आप सभी अभियान चलाइए और यहाँ पर सदस्यों को जोड़िएगा जिससे आपको बहुत से अधिक लाभ मिल सके। धन्यवाद।